Bismillahirrahmanirrahim. So first part of our English section is insertion of the correct form of verb या correct word आपने enter करना है, insert करना है in the blank from the given choices which will make that sentence correct. So almost हमारा जो English का portion होगा इसमें 5 to 6 at least questions are related to this type of questions. So question number 1 says fate smiles dash those who untiringly grapple with stark realities of life. तो यूजुअली हम क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं एट कि फेट स्माइल्स एट दोज हु अनटायरिंगली ग्रैपल विद द स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ, यानी किस्मत उन लोगों पे हंसती है जो कि बगैर थके ग्रिप कर लेते हैं जो मुश्किलात हैं ज़िंदगी की, ठीक है, मुश्किल असलियतें हैं ज़िंदगी की उनको। तो यहाँ पे एट का वर्ड नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, जो करेक्ट प्रपोजिशन सॉरी आएगा, दैट विल बी ऑन, ठीक है, क्योंकि ये किसी के फेट करेक्ट। स्माइल ऑन का मतलब क्या है? स्माइल ऑन ये जो है एक ईडियम है, ठीक है, पुराने वक्तों में एक एज एन ईडियम यूज होता था जिसको आप उर्दू में मुहावरा कहते हो। सो मुहावरे के तौर के ऊपर ये यूज होता था कि जिसमें फेट स्माइल ऑन दोज हु अनटायरिंगली ग्रैपल विद द स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ। सो एट नहीं आएगा, एट जो है वो किसी के ऊपर हंसा जाता है, राइट, ठीक है। कोई इफ somebody सी समवन इन अ सिचुएशन, तो वो उसकी सिचुएशन के ऊपर अगर हंसता है तो हम ये कहेंगे कि फेट ई स्माइलिंग एट, ठीक है। सो स्माइलिंग एट या स्माइल एट आप जब किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं वहां पे यूज होगा। तो ये स्माइल एट नहीं है, किसी का आप मजाक नहीं उड़ा रहे, किसी के ऊपर आप नहीं हंस रहे। मजाक उड़ाने से भी बल्कि बेहतर वर्ड होगा कि आप किसी के ऊपर नहीं हंस रहे। सो द करेक्ट preposition here will be on. So next one, the miser gazed dash at the pile of gold coins in front of him. So the miser gazed at dash at the gazed dash at the pile of gold coins in front of him. miser कहते हैं कंजूस को, ठीक है। एविडली होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा शौक से, किसी चीज को एविड यानी किसी चीज को पाने के शौक से आप किसी चीज को देख रहे हो। एडमायरिंगली होता है कि आप किसी चीज को उसकी तारीफ के तौर पे देख रहे हो, राइट। और थॉटफुली कि आप कुछ सोचते हुए कुछ देख रहे हो। अर्नेस्टली यानी आप अर्न करना चाहते हो, उसको हासिल करना चाहते हो। सो जो माइजर होते हैं, जो कंजूस लोग होते हैं, उनकी क्या ख्वाहिश होती है कि बस दे कुड गैदर अ लॉट ऑफ मनी सम वे और अनदर वे। सो माइजर गेज्ड एविडली एट द पाइल्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम विल बी द राइट आंसर। एडमायरिंगली तारीफ नहीं करता कंजूस आदमी, ये चाहता है कि किसी और के पास कोई भी अगर कोई अच्छी चीज़ है तो वो उसके पास आ जाए। तो द करेक्ट वर्ड यहाँ पे होता है एविडली, क्योंकि इसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा ईगरली या एंथुजियाटिकली किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा चाहत होना या कोशिश होना। सो द माइजर गेज्ड एविडली एट द पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम। सो दिस इज व्हाई द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश टू डू सम शॉपिंग। कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द चांस, लक, पॉसिबिलिटी या ओकेजन। तो वो ये कह रहा है कि अगर हम जल्दी उस ट्रेन को जल्दी जाने वाली ट्रेन को पहले जाने वाली ट्रेन के ऊपर अगर हम सफ़र करते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कि हम शॉपिंग कर सकें। सो चांस के ऊपर है बात। सो कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द चांस टू डू सम शॉपिंग। आई सॉ अ डैश ऑफ कॉज इन द फील्ड। तो यहाँ पे कलेक्टिव जो नाउन है हमने वो इंसर्ट करना है। जो ग्रुप ऑफ कॉज होता है वो ग्रुप नहीं कहलाता बल्कि वो हर्ड कहलाता है। जो कैटल होते हैं, जितने भी जो कैटल होते हैं, ठीक है, जो कैटल होते हैं उनके जो ग्रुप होते हैं उसको आप हर्ड कहते हो। सो आई सॉ अ हर्ड ऑफ काउज इन द फील्ड। स्वाम जो है वो बीज का होता है, शहद की मक्खियों का स्वाम होगा, स्वाम ऑफ बीज। फ्लॉग जो होता है वो शीप का होता है, रेवड़ जो जिसको आप कहते हैं, ठीक है। सो कैटल का जो रेवड़ होता है, कैटल का जो ग्रुप होता है, इट्स नोन एज herd. So I saw a herd of cows in the field. So this was very easy. The grapes are now dash to be enough to be picked. Are now ready enough to be picked. Are now mature enough to be picked. Are ripe enough to be picked. या are advanced enough to be picked. So जब फल जो होते हैं, कोई भी जो फ्रूट्स होते हैं, व्हेन दे आर इन अ कंडीशन कि आप उनको प्लग कर सकते हो एंड यू कैन इजीली ईट देम, तो आप सिचुएशन को कहते हैं कि वो उर्दू में ऐसे आप कहते हैं कि वो फल पक चुका है। सो राइप का वर्ड उसके लिए इंग्लिश में यूज होगा। सो द ग्रेप्स आर राइप इनफ टू बी पिक्ड। सो यहाँ पे राइप आएगा। सक्सेस इन क्वेश्चन नंबर 6, सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन डिपेंड्स डैश हार्ड वर्क अलोन, at hard work alone, over hard work alone, for या on hard work alone. So
मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी आपको बताया था कि किसी चीज़ के ऊपर अगर आप हंस रहे हो या किसी चीज़ के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूजुअली ऐड का वर्ड यूज़ कर देते हैं, बल्कि वहाँ पे यहाँ पे जो है वो ऑन का वर्ड आएगा कि सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन ऑन हार्ड वर्क अलोन, सिर्फ अकेले है तो अलोन का वर्ड है तो ऑन आएगा, यानी इस एग्जामिनेशन में अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो ओनली ऑन हार्ड वर्क, ठीक है, यू विल बी डिपेंडिंग ओनली अपॉन हार्ड वर्क, सो ऑन यहाँ पे आना चाहिए। माई अंकल डिसाइडेड टू टेक डैश एंड माई सिस्टर टू द मार्केट, आई एंड माई सिस्टर टू द मार्केट, माइन एंड माई सिस्टर, मी एंड माई सिस्टर टू द मार्केट, सो दिस वॉज वेरी इजी। माई अंकल डिसाइडेड टू टेक मी, यानी मुझे और मेरी बहन को मार्केट लेके साथ जाने का उन्होंने फैसला किया। So you smuggle, question number 8, you smuggle, if you smuggle goods in the country, into the country, they may be dashed by the customs authority. Possessed, possessed होता है किसी चीज को हासिल कर लेना। punished, punish का मतलब क्या है, किसी भी चीज को punish करना, सजा देना। so they may be confiscated by the customs authority, ठीक है। confiscate का मतलब होता है कि किसी चीज को आप उर्दू में कहते हैं कि उसको जब्त कर लेते हैं। so if you are smuggling some goods जिनके आपके पास कोई पेपर नहीं है, you don't have the permission to import that goods, so they'll be confiscated, ठीक है, they'll be taken by the custom authority. So confiscate जो है वो कर लिया जाता है, उस माल को जो है वो जब्त कर लिया जाता है, उसको कस्टम अथॉरिटी जो है दे कीप दोज थिंग्स विद देम, बाद में फिर वो उनको ऑक्शन कर देते हैं। मैन डज नॉट लिव बाय डैश अलोन, सो अगेन यहाँ पे ईडियम है, ठीक है, कि मैन डज नॉट, ये ईडियम है, और इस ईडियम में यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ब्रेड का वर्ड यहाँ पे यूज होता है कि मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, कि इंसान का गुजारा सिर्फ खुराक पे नहीं होता है। इसका मतलब ये बनता है ही नीड्स सोशल लाइफ, ही नीड्स फ्रेंड्स, ही नीड्स फैमिली, उसको एजुकेशन चाहिए। तो ये ईडियम जो है वो ये यूज होता है कि द फ्रेज, बल्कि आप इसको कह लो ईडियम के बजाय आप इसको फ्रेज कह लो कि मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, ठीक है। इसका ये बड़ा कॉमन एक्सप्रेशन है कि हमें सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वी डोंट ओनली नीड, वी डोंट ओनली रिक्वायर मटेरियलिस्टिक थिंग, बल्कि उसके साथ साथ हमें सोशल लाइफ भी चाहिए, हमें फैमिली भी चाहिए, हमें मॉरल सपोर्ट भी चाहिए। एक इंसान को की जो है ये सारी ज़रूरतें पूरी होंगी तो ही वो जिंदा रह सकता है। यस, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। सो ये फ्रेज का मतलब ये बनता है कि अलोन विद द मटेरियलिस्टिक थिंग्स यू कैन नॉट सर्वाइव, you need a lot of other supporting elements in your life as well. Question number 10, Ahmed behaves strangely at times and therefore nobody gets dashed to him. अहमद बिहेव स्ट्रेंजली एट टाइम, यानी अहमद कभी कभी बड़ा अजीब सा बिहेवियर दिखाता है, जिसकी वजह है कि नो बडी डैश टू हिम, अबाउट हिम, थ्रू टू हिम, अलोंग टू हिम, ठीक है, अप टू हिम, सो नो बडी गेट्स थ्रू टू हिम। थ्रू टू हिम का मतलब होता है कि यार किसी के साथ बहुत ज़्यादा आपकी कुर्बत हो गई है, आप उसके बहुत नियर एंड डेयर वंस के अंदर जो है वो इंक्लूडेड हो चुके हो। सो इफ यू गेट समवन थ्रू, इसका मतलब यह है कि भी आपको उसकी बात समझ आना शुरू हो गई है और उसको आपकी बात भी समझ आना शुरू हो गई है, आप उसकी बात को समझ रहे हैं और वो आपकी बात को समझ रहा है। सो नो बडी गेट्स थ्रू टू हिम, यानी किसी को उसकी समझ नहीं आती कि ठीक है वो क्या चाहता है, क्योंकि कभी कभी वो बड़ी अजीब सा बिहेवियर करता है। सो रिदा एंड रमशा आर ट्विन सिस्टर्स बट दे डू नॉट लुक यूनिक, डिफरेंट, लाइकली अलाइक। यस, अलाइक आएगा कि रिदा एंड रमशा आर ट्विन सिस्टर्स, दे आर ट्विन सिस्टर्स बट दे आर नॉट आइडेंटिकल ना, तो वो एक जैसे नहीं है, दे डोंट लुक अलाइक, राइट। अगेन क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारे पास एक बड़ा कॉमनली यूज फ्रेज है जो कि बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, टू एर इज टू ह्यूमन, टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो यहाँ पे ह्यूमन का वर्ड आएगा, ठीक है, ये एक फ्रेज है जिसको यूज किया जाता है। सो विल बी जो राइट ऑप्शन आएगा यहाँ पे वो ह्यूमन का आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंसान का काम है गलतियां करना, और ये डिवाइन क्वालिटी है कि उन गलतियों को माफ़ किया जाए। अल्लाह ताला भी जो है वो लोगों की क्या करते हैं, गॉड ऑलमाइटी, अल्लाह ऑलमाइटी, ही फॉरगिव्स अदर्स। सो टू एर इज टू ह्यूमन, इंसान गलतियां करता है, एंड टू फॉरगिव इज टू डिवाइन, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, इफ रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस डैश ऑर्डर, द रूलिंग पार्टी यानी जो पार्टी हुकूमत में है, जो हुकूमत कर रही है पार्टी, दे विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर, on order, to order, into order. So the ruling party will have to put its own house in order होगा, कि यानी पहले उसको अपने जो पार्टी के अंदर जो उनके इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको वेल ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अब, क्योंकि बिकॉज ऑफ नाउ दे आर रूलिंग द कंट्री,
So their party should be well managed, it should be well organized होनी चाहिए. करप्ट लोगों को वो निकालेंगे तो ही उनका जो पॉपुलैरिटी है वो कायम रहेगी. क्वेश्चन नंबर 14, डैश ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स इज अ जॉब फॉर एक्सपर्ट्स. रेजरेक्शन, रिट्रीवल, रेस्टोरेशन, रिजम्पशन. तो यहाँ पे रेस्टोरेशन आएगा, यानी ओल्ड पेंटिंग्स, पुरानी यानी कदीम किस्म की पेंटिंग्स की रिस्टोर किया जाता है उनको. ये ओनली एक्सपर्ट लोगों की जॉब है, जो कि उसके अंदर एक्सपर्ट हैं, जो उसके अंदर माहिर हैं. रेजरेक्शन का मतलब क्या होता है? रेजरेक्शन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ की ख़त्म हो जाती है टोटली और दोबारा नए सिरे से पैदा होती है या बनाई जाती है. इंसान भी जो है वो रेजरेक्ट होंगे. हमारा ये ईमान है कि इंशाल्लाह व्हेन वी विल डाई, तो उसके बाद जो है रेजरेक्शन होगी इंसानों की. रिट्रीवल क्या होता है कि किसी चीज़ को वापस हासिल कर रहे हैं. रिजम्पशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ पहले रुकी हुई थी, उनको आपने रिज्यूम कर दिया है. तो द राइट वर्ड हेयर विल बी रेस्टोरेशन. तो मैंने बाकी सब के भी मीनिंग्स एक्सप्लेन कर दिए ताकि आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप हो जाए. याद रखिएगा, वोकैबुलरी बिल्डअप होगी तो आप चीज़ों को कर सकोगे. पेपर में चीज़ें अनसीन आती हैं, राइट. सो ड्यूरिंग ईद फेस्टिवल द शॉप्स आर डैश ऑफ पीपल, बिजी, फुल, क्राउडेड या बबलिंग आएगा. ठीक है. सो ड्यूरिंग ईद फेस्टिवल द शॉप्स आर फुल ऑफ पीपल. क्राउडेड विद होता तो फिर पीपल आना, यहाँ पे विद होता आर क्राउडेड विद, तो फिर यहाँ पे मैं क्राउडेड का वर्ड यूज करता आर क्राउडेड विद पीपल. आर क्राउडेड, आर फुल ऑफ पीपल आएगा, राइट. ठीक है जी. So are full of people. So question number 16, the paths of glory lead dash to the grave. The paths of glory, ये भी एक फेमस कोटेशन है. ठीक है. बल्कि ये कोई पोएम थी, उसके अंदर ये यूज हुआ था. द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव. ठीक है. इसका मतलब क्या बनता है कि मोरालिटी जो है वो अल्टीमेट है, इनएविटेबल है. बट क्या है कि समटाइम्स जब इंसान मोरालिटी के ऊपर या सच्चाई के ऊपर या ग्लोरी के पाथ के ऊपर चलता है, तो उसको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि इट टेक्स हिम और हर टू द ग्रेव, राइट. द टेलीफोन डैश सेवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर्ड इट. द टेलीफोन वाज रिंगिंग, हैज रंग, हैड रंग, वुड रंग. सो द टेलीफोन, मैं पहले का बता रहा हूँ ना कि वो पहले ही बहुत दफ़ा बच चुका था इससे जब मैंने उसको आंसर किया. सो आई हैड अ लैंडलाइन एट माय ऑफिस, और वो कॉन्टिन्यूसली इट्स रिंगिंग अप. और फिर मैं आफ्टर 4-5 बेल्स मैं उसको अगर पिकअप करता हूँ तो मैं ये कहूँगा द टेलीफोन हैड रंग. ऑलरेडी वो हो चुका है ना एक काम. सो द टेलीफोन हैड रंग सेवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर्ड इट. हैड रंग. क्वेश्चन नंबर 18, he passed the examination in the first class because he was hard working for it. He had worked hardly. He hardly worked for it. He had worked hard for it. He was working hard for it. He passed the examination in the first class because उसने एग्जाम को फर्स्ट डिवीजन में पास कर लिया, अच्छे मार्क्स से पास कर लिया, क्योंकि उसने पहले ही किया हुआ ना, हार्ड वर्क पहले से किया. तो ही हैड वर्कड हार्ड फॉर इट. सो क्वेश्चन 18 का राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. कायद आजम स्पेंट हिज लास्ट डेज डैश जियारत रेजिडेंसी. एट जियारत रेजिडेंसी, इन, ऑन, अक्रॉस. सो एट किसी भी जगह पे आपकी प्रेजेंस को बता रहा है. ठीक है. सो जब आप क्या करते हो कि स्पेसिफिक एड्रेस बताते हो, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन बताते हो, तो यहाँ पे आपके पास एट का वर्ड आएगा. सो कायद आजम स्पेंट हिज लास्ट डेज एट अ जियारत रेजिडेंसी. If negotiations are to prove fruitful, there must not only be sincerity on each side, but there must also be dash in the sincerity of the other side. Negotiations का मतलब क्या होता है कि जब आप अफहाम तफहीम की बात करें, निगोशिएट करें, चीज़ों को सेटल करने की जो है ना आप कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये कह रहा है कि अगर आप ये चाहते हो कि ये जो निगोशिएशंस हैं, ये जो बातचीत है, जो मामलात हैं, अगर इनका रिजल्ट जो है वो फ्रूटफुल हो, यानी एक अच्छे रिजल्ट की तरफ जाए, तो आपको सिर्फ सिंसेरिटी नहीं चाहिए, बट ऑल्सो बी फेथ इन द सिंसेरिटी ऑफ द अदर साइड. सो आपको उसकी नेक नियति भी चाहिए होती है. सो फेथ वुड बी द राइट वर्ड हेयर. बिलीफ नहीं आएगा, सब्सटेंस भी नहीं बनता, सर्टेनिटी भी नहीं होता, तो फेथ आएगा कि अगर नेक नियति है तो दे विल बी एबल टू, they will easily be able to solve up their issues. I hate sitting dash him as he always smell of garlic. राइट. सो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि मुझे उसके साथ बैठना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो एक गार्लिक की तरह, उससे गार्लिक जैसी स्मेल जो है वो आती है. बिसाइड, सो किसी के साथ बैठने को आप बिसाइड का वर्ड क्या, बिसाइड्स आप यूज करोगे. आई हेट सिटिंग बिसाइड्स हिम एज ही ऑलवेज स्मेल्स ऑफ गार्लिक.
Question number 22. Some regions of our country still remain dash to the average man. Inaccessible, impossible, impermeable, penetratable. ठीक है, तो इनएक्सेसिबल का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पे आप जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते. इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल आपको पता कि जो काम हो ही ना सकता हो. इम्परमिएबल का मीनिंग ये होता है कि इम्परमिएबल का मीनिंग ये होगा कि आप परमिएबल का मतलब होता है कि आप किसी चीज में से गुजर सकते हो, पास ऑन हो सकते हो. एंड सेम गोज फॉर इम्पेनिट्रेबल. सो यहाँ पे इनएक्सेसिबल आएगा. वो ये कह रहा है कि कुछ इलाके हमारे कंट्री के ऐसे हैं कि दे आर इनएक्सेसिबल फॉर द एवरेज मैन, जहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकता है. सो इनएक्सेसिबल is the right option here. If it dash that Miral will not be selected for the post, it feels, it looks, it believes, it seems. So it seems that, ऐसा लग रहा है कि मिराल जो है वो इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं होगी. तो सीम्स ज़्यादा बेहतर है. बिलीव्स नहीं आ सकता, बिलीव्स यहाँ नहीं आ सकता. बिलीव तो जो आप किसी और के ऊपर करते हो, ठीक है. लग ऐसा रहा है, लुक अलाइक है, प्रोबेबिलिटी है, चांस है. सो इट सीम्स, ठीक है, इज द बेस्ट चॉइस हेयर, क्योंकि इट फील्स लाइक, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कहते हैं ना, या इट सीम्स लाइक. तो इट सीम्स दैट मिराल विल नॉट बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट. इट सीम्स, सीम्स का मतलब क्या है, मैंने बता दिया कि इट फील्स लाइक Miral will not, that Miral will not be selected for this post. Teachers are up dash some major problems these days. So question number 24 है, टीचर्स आर अप फॉर सम मेजर प्रॉब्लम्स होगा, इनटू सम मेजर अगेंस्ट होगा यहाँ पे. ठीक है ना, टीचर्स आर अप अगेंस्ट, किसी चीज के खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को आप डील करना चाह रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम को आप हैंडल करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं अप अगेंस्ट. राइट. So up against, the teachers are up against some major problems these days. Question number 25. I have not seen you dash a week. I have not seen you within a week, since a week, for a week, from a week. So यहाँ पे क्या होगा, I have not seen you for a week. So for होगा यहाँ पे. अगर मैं किसी को ये कहता हूँ कि I haven't seen you since 28 जनवरी 2025, लेट्स से, तो जब डेट आ जाएगी तो फिर वहां पे आप सिंस चूज करोगे. ठीक है, तो सिंस और फॉर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि आई हैव बीन लिविंग दिस हाउस सिंस 2018, तो फिर सिंस आएगा. अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पे लास्ट 6 ईयर से रह रहा हूँ, सो आई विल बी सेइंग दैट आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर लास्ट 6 ईयर्स. सो फॉर और सिंस का डिफरेंस आपने देखना है. इस तरह की सिचुएशन जो है वो पेपर के अंदर हो सकती है जब भी आपने सेंटेंस को करेक्ट करना है. सो आई लिसन बट आई हैड नो आइडिया what he was dash about. Very easy, he was talking about. So मुझे नहीं पता, मैंने उसकी बात सुनी बट मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बात कर रहा है. सो किस चीज़ के बारे में बात जो है वो कर रहा है. होता है समटाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि यू आर नॉट एबल टू understand what the other person is talking about. Question number 27. The car in which the minister was traveling dash with an accident. Hit with an हिट तो जिस चीज के साथ वो हिट होगा, अगर उसके बारे में जिक्र हो रहा होता तो फिर मैं कहता कि फॉर एग्जाम्पल दैट कार वाज हिट विद एन अदर कार या विद अ ट्रक. सो ड्रोव, ड्रोव नहीं होता, ड्राइव की सेकंड फॉर्म है ड्रोव. सो ड्रोव तो ड्राइविंग, ड्राइव की सेकंड फॉर्म है. क्रैश्ड विद एन एक्सीडेंट, नहीं ऐसा नहीं होगा, मेट विद एन एक्सीडेंट होगा. अगर ये होता ना कार इन विच द मिनिस्टर वाज ट्रैवलिंग क्रैश्ड, तो फिर तो क्रैश के ऊपर बात खत्म थी. या क्रैश्ड इनटू अ ट्रक, तब भी हो सकता था. तो यहाँ पे उसको हादसा पेश आ गया, जैसे आप उर्दू में कहते हैं उसको हादसा पेश आ गया. वो कार जिसमें मिनिस्टर ट्रैवल कर रहे थे, it met an accident. Right. Question number 28. The non-cooperative attitude of the members can only dash the image of the society. राइट. स्पॉइल का मतलब क्या होता है, खराब करना. इंप्रूव का मतलब क्या होता है, बेहतर करना. डिग्रेड का मतलब होता है कोई चीज़ हायर लेवल पे थी, आप थोड़ा सा उसको लोअर लेवल पे ले गए. डिफेम का मतलब क्या होता है कि आप किसी को किसी की जो फेम है उसको कम करने की कोशिश करें. किसी चीज़ को की जो है ना, आप उर्दू में कह सकते हो कि उसको बेइज्जत करने की कोशिश करें, उसके के अगेंस्ट बातें करें. तो यहाँ पे क्या था, नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स. वो कह रहे हैं कि नॉन कोऑपरेटिव यानी एक दूसरे के साथ हेल्प आउट ना करना, कोऑपरेशन ना करना. सो द नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स कैन ओनली डैश द इमेज ऑफ द सोसाइटी, कैन स्पॉइल द, वो उसको बिगाड़ ही सकता है, वो उसको इम्प्रूव थोड़ी कर सकता है. तो डिग्रेड तो एक लेसर इंटेंसिटी में है. डिफेम तो किया जाता है किसी के खिलाफ जब आप बात करते हो, जब आपस में ही उनका सोसाइटी के मेंबर्स का आपस में ही कॉपरेशन नहीं है, तो इट विल स्पॉइल द सोसाइटी. सोसाइटी में इट विल क्रिएट इश्यूज. सानिया इज क्वाइट इंटेलिजेंट बट रादर
डैश सानिया इज क्वाइट इंटेलिजेंट बट रादर डैश, तो आइडियलिस्टिक, जनरस, लेजी या ऑप्टिमिस्टिक। सो वो ये कह रहा है कि सानिया जो है वो इंटेलिजेंट है, बट ये बता रहा है कि यहाँ पे आपने जो उसके साथ आप ये कहोगे कि कॉन्ट्राडिक्ट करती है उसकी बात को, उसको आपने ऐड करना है, क्योंकि लेकिन इस तरह की वर्ड आपके पास, मतलब इस तरह की सिचुएशन आपके पास आ रही है। सो सानिया इज क्वाइट इंटेलिजेंट बट रादर आइडियलिस्टिक नहीं होगा, जनरस नहीं होगा, जनरस तो किसी काइंड को कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। आप अगर ऑप्टिमिस्टिक और इंटेलिजेंट, ये तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बट क्योंकि बर्ड का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, तो बट रादर, लेकिन वो लेजी है। सो सानिया इज क्वाइट इंटेलिजेंट बट रादर लेजी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या है कि लेजी है। तो यहाँ पे हमने उसके ऑपोजिट वर्ड इंटेलिजेंट को जो निगेट कर रहा है उसको ऐड करना था, क्योंकि बट रादर का वर्ड यूज हुआ था। इन अ लिटिल पब्लिसाइज्ड डील, पेप्सी कोला हैज डैश द एंटायर सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट इन अफगानिस्तान। ठीक है, इन अ लिटिल पब्लिसाइज्ड डील, ऑक्यूपाइड, कॉन्कर्ड, स्वेलोड, कैप्चर्ड। जब आप मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट के ऊपर कब्जा कर लेना, यानी एक ही प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल आउट हो रहा है। सो इन अ लिटिल पब्लिसाइज्ड डील, पेप्सी कोला हैज डैश द एंटायर सॉफ्ट ड्रिंक, हैज कैप्चर्ड द एंटायर सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट इन अफगानिस्तान। He dash in wearing the old-fashioned coat in spite of his wife's disapproval. He insist, persist, resist. So he persist का मतलब होता है कि आपको अगर आप और किसी चीज़ के बारे में मना भी किया जा रहा हो, आपको कोई ऑपोजिशन भी उसके बारे में जो है ना मिल रहा हो, बट स्टिल आप वही काम करना चाहते हैं, तो आप उसको कहते हैं प्रोजिस्ट या प्रोजिस्टेंस की सिचुएशन होती है। ही प्रोजिस्ट इन वेयरिंग, इसके बावजूद कि उसकी जो वाइफ है वो उसको ये ओल्ड फैशन कोट पहनने से मना करती हैं, डिसअप्रूव करती हैं कि तुम पे अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल ही कंटिन्यूज वेयरिंग इट। सो प्रोजिस्ट आएगा। इंसिस्ट का तो मतलब होता है कि किसी बात को करने का कहना, कि वो इंसिस्ट करना, कि द गेस्ट इंसिस्टेड, जब मैं अगर किसी के घर जाता हूँ तो वो अगर मुझे इंसिस्ट करते हैं कि स्टे फॉर द डिनर, तो वो इंसिस्टेंस की फॉर्म में आ जाएगा। तो प्रोजेस्ट क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को ऑपोजिशन फेस कर रहे हो बट स्टिल आप जो है ना वो चीज़ कंटिन्यू भी कर रहे हो, तो प्रोजेस्ट इन वेयरिंग, क्योंकि वो पहन रहा है ना, ठीक है, वो कंटिन्यू रख रहा है उस ओल्ड फैशन कोड को वेयर करना इन स्पाइट ऑफ हिज वाइफ डिसअप्रूवल। शी डैश अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी। शी डैश अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी। हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। शी पुट ऑन, शी पुट इन, पुट अक्रॉस और पुट अप। देखिए, पुट अप, पुट इन अपेयरेंस का मतलब ये क्या होता है कि किसी इवेंट में जाना, किसी गैदरिंग में जाना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पीरियड के लिए जाना है। यानी फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव टू अटेंड अ पार्टी बट आई हैव टू टेक अ क्लास एंड आई एम गेटिंग लेट फॉर इट, बट माई स्टूडेंट्स आर इंसिस्टिंग कि जी आपने आना ही आना है, तो मैं अगर वहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए चला जाऊँगा तो मैं उसके लिए कहूँगा पुट इन अ ब्रीफ अपेयरेंस। ठीक है, आप किसी को कहते हैं चलो यार आप थोड़ी देर के लिए आ जाइएगा, लेकिन आइएगा ज़रूर। राइट, सो शी पुट इन अ ब्रीफ अपेयरेंस। सो पुट इन अ ब्रीफ अपेयरेंस का मतलब क्या है कि शॉर्ट पीरियड के लिए आना। सो ये जो फ्रेज है इसका मीनिंग ये बनता है कि किसी भी जगह को आप एक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो क्या कर रहे हो, आप उसको विजिट कर रहे हो। तो शी पुट इन अ ब्रीफ अपेयरेंस, थोड़ी देर के लिए पार्टी में में जो है वो उन्होंने अपनी मौजूदगी जाहिर की है। लाइफ इज टू डेथ एज प्लेयर इज टू। ठीक है, ये भी एक फ्रेज है। लाइफ इज टू डेथ, ऑपोजिट बताना है। लाइफ इज टू डेथ है, प्लेजर इज टू, प्लेजर का ऑपोजिट क्या होता है, पेन। सो दिस वाज इजी, सो प्लेजर इज टू पेन। Question 34. This partly explains how the Nawaz family has been able to dash its lavish lifestyle in recent times, despite the fact that all its assets have been dashed. So, this partly explains how the Nawaz family has been able to dash its lavish lifestyle in recent times, despite the fact that all its assets have been। तो हमने क्या बताना है कि पार्टली एक्सप्लेन, यानी ये एक हद तक एक्सप्लेन करता है, पार्टली यानी कुछ पार्ट ऑफ इट, सम पार्ट ऑफ इट, कि किस तरह से इस फैमिली ने लेविश लाइफस्टाइल यानी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल किया, डिस्पाइट द फैक्ट, इसके बावजूद कि उनके एसेट्स जो थे उनको क्या कर दिया गया था। ठीक है, उनको फ्रीज कर दिया गया था। सो दिस पार्टली एक्सप्लेन्स हाउ द नवाज फैमिली हैज बीन एबल टू कीप इट्स लेविश लाइफस्टाइल। एसेट्स हैव बीन रिमूव्ड, एसेट्स को रिमूव नहीं किया जाता, या तो उनको अटैच कर दिया जाता है या उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, अटैच का मतलब ये होता है कि कोर्ट ने क्या किया कि उनको फ्रीज कर दिया है, किसी केस के साथ अटैच कर दिया। लिक्विडेटेड का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई एसेट है, आपने उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया। इफ आई हैड अ कार,
ठीक है, एंड आई कैन क्विकली सेल आउट दैट कार। कुछ ऐसी कार है कि वो मार्केट की गाड़ी है, एकदम सेल आउट हो जाती है, तो वो लिक्विडेशन कितना जल्दी कर सकते हो। लिक्विडेटेड का मतलब है कि वो कैश में कन्वर्ट हो गया। तो कीप अप इट्स लेविश लाइफस्टाइल इन रीसेंट टाइम डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऑल इट्स एसेट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कीप अप के उसके बावजूद कि उन्होंने कैसे अपने लेविश लाइफस्टाइल को बरकरार रखा है, ऑल्दो ऑल इट्स एसेट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 35 है, द मशीन इज डिफिकल्ट टू बिल्ड डैश इजी टू मेंटेन। द मशीन इज डिफिकल्ट टू बिल्ड बट द मशीन इज डिफिकल्ट टू बिल्ड बट इजी टू मेंटेन। यस, यहाँ पे बट ही आएगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट है कि मशीन जो है वो बनाना तो मुश्किल है, बट इसकी जो मेंटेनेंस है इस मशीन की, दैट इज क्वाइट इजी। अच्छा जी, क्वेश्चन 36, इफ यू वर्क बियॉन्ड योर कैपेसिटी यू विल नेचुरली फील ड्राउजी, टायर्ड, कॉन्फिडेंट, गिडी। देखें, ड्राउजी का मीनिंग क्या होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा कोई नींद आ रही होती है, ऐसी सिचुएशन में हो कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो उसको आप कहते हो ड्राउजी है। सो टायर्ड, तो जब आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, अपनी कुव्वत से ज़्यादा काम करेंगे तो यू नेचुरली फील टायर्ड। सो टायर्ड इज द राइट ऑप्शन। कॉन्फिडेंट, जहरी बात है, ज़्यादा काम करेंगे तो कॉन्फिडेंट तो नहीं होंगे आप, तो आप थकन का ही शिकार होंगे। राइट जी। सो क्वेश्चन नंबर 37, इफ यू persist इन टेलिंग लाइज टू मी आई शैल सू यू डैश स्लैंडर। राइट, देखिए मैंने persist का मतलब अभी आपको ऑलरेडी बिफोर सम एमसीक्यूज मैंने इसको डिस्कस किया है कि ऑपोजिशन फेस करने के बावजूद आप किसी काम को कर रहे हो। ठीक है, सो इफ यू persist इन टेलिंग लाइज टू मी, अगर तुम लगा उसके बावजूद में से झूठ बोलोगे तो आई शैल सू यू टू स्लैंडर। ठीक है, सू का मतलब क्या होता है कि आप किसी को किसी के अगेंस्ट कोई केस फाइल कर दो, किसी के अगेंस्ट आप लॉ सूट फाइल कर दो। ठीक है, और स्लैंडर कहते हैं धोखे को। ठीक है, सो स्लैंडर कहते हैं धोखे को, आप कहते हैं वो डैमेजेस को आप कह सकते हो, यानी किसी ने किसी को इफेक्ट किया है, धोखा दिया है। सो आई शैल सू यू फॉर स्लैंडर। सो मैं तुम्हें स्लैंडर के लिए, धोखाधड़ी के लिए क्या करूंगा, मैं आपको सू कर दूंगा, आई टेक यू टू द कोर्ट। तो सू करने का मतलब क्या होता है? सू मीन्स टू फाइल अ केस और टू फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट समवन। तो किसी के खिलाफ केस कर देना। His father-in-law dashed him up in business. His father-in-law put him up in business, made him up in business, set him up in business, built. So set him up in business होगा कि उसके फादर इन लॉ ने, उसके ससुर ने उसको बिजनेस जो है वो सेटल करके दिया है, सेट करके दिया है। क्वेश्चन 39, डैश वर्क्स ऑफ रेफरेंस आर वैल्यूएबल एज एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ठीक है, रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज को रेफर कर रहे होते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से गैदर की गई है। सो वैल्यूएबल रेफरेंस क्या होता है कि जब इंफॉर्मेशन किसी भी बुक के अंदर, किसी भी सोर्स के अंदर जो है वो बड़ी करेक्ट हो, बड़ी एक्यूरेट हो, बड़ी डिटेल्ड हो एंड रेफरेंसेस के साथ हो। सो डैश वर्क्स आर रेफरेंस आर अवेलेबल एज एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। अ few words of reference, the fewer। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ फ्यू आएगा, फ्यू वर्ड्स ऑफ रेफरेंस आर वैल्यूएबल एज एनसाइक्लोपीडिया पीडिया ब्रिटानिका, यानी बहुत ही कम सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऐसे हैं कि जो कि इतने वैल्यूएबल है जितना कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है वो वैल्यूएबल है। सो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, आई स्टिल रिमेंबर यू टू हैव दिस विद मी। सो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है डिफरेंट, ऑलमोस्ट हर चीज़ों के बारे में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जब पहले तो ये हार्ड कॉपीज़ में होता था, अब तो ये अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। इसका सारी इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे एंटर करें किसी भी टॉपिक को, सो यू गेट रेफरेंसेस फ्रॉम द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। वो टॉपिक जो है वो उसके अंदर से आप रीड आउट कर सकते हैं। Question number 40, this book is quite similar with the treasure island of that film we saw at school to the one I read last week, then a story told by our teacher. Right? देखिए, अब आप बुक की बात कर रहे हैं ना, तो ट्रेजर आइलैंड भी एक बुक का नाम है, फिल्म के साथ आप उसको कंपेयर नहीं कर रहे। ठीक है, बुक को आप बुक के साथ ही करोगे। द बुक, दिस बुक इज क्वाइट सिमिलर टू द वन, सिमिलैरिटी सेम चीज़ों के बीच में होगी ना, टू द वन आई रेड लास्ट वीक। वो ये कह रहा है कि ये बुक सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर टू होता है हमेशा, तो इस वजह से भी यहाँ पे सिमिलर टू द वन आई रेड लास्ट वीक, ये जो बुक है जो सिमिलर है उस बुक के जिसको मैंने लास्ट वीक पढ़ा था। इफ आवर फ्रेंड्स आर नॉट एबल टू टेक अस इन देयर कार वी मस्ट मेक डैश अरेंजमेंट्स टू गो टू द एयरपोर्ट। कह रहा है कि अगर हमारे दोस्त हमें अपनी कार में नहीं लेके जा सकते तो वी मस्ट मेक
अल्टरनेटिव, अनदर, अल्टरनेट या पॉसिबल अरेंजमेंट। सो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट यानी इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट करना, ठीक है, कि अगर हमारे दोस्त हमें नहीं लेके जाएंगे तो इसके अलावा हमें कोई और अरेंजमेंट करनी पड़ेगी एयरपोर्ट पे जाने की, तो अल्टरनेटिव आएगा। अल्टरनेटिव क्या होता है? किसी चीज़ का मुतबादिल, जिसको आप कहते हैं, राइट। So a crescendo of metallic thirds arose from the market where the ironsmiths were dashed the pieces of metal. Crescendo का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज, मेटालिक थर्ड्स यानी जब कोई मेटालिक हिटिंग होती है जो उससे साउंड क्रिएट होता है, तो क्रेसेंडो ऑफ मेटालिक थर्ड्स का मतलब ये मार्केट से आ रहे थे। यहाँ पे आयरन स्मिथ्स आर पीपल हु वर्क ऑन आयरन, राइट, ठीक है, जो लोहे पे काम करते हैं, लोहार कहते हैं जिसको आप उर्दू में, ठीक है। आयरन स्मिथ्स वर डैश द पीसेज ऑफ मेटल्स, फ्लैटनिंग द, स्ट्राइकिंग द, हैमरिंग या थ्रैशिंग आएगा, राइट। सो वहाँ पे डेफिनेटली वो उसको हिट कर रहे हैं हैमर के साथ, तभी साउंड आ रहा है। सो हैमरिंग द पीसेज ऑफ मेटल। आई हैवंट ईटन एन एप्पल डैश अ लॉन्ग वाइल। सो आई हैवंट ईटन एन एप्पल फ्रॉम अ लॉन्ग वाइल नो, सिंस अ लॉन्ग वाइल नो, फॉर अ लॉन्ग वाइल। सो मैंने काफी अरसे से सेब नहीं खाया है। सो फॉर अ लॉन्ग वाइल आएगा। सिंस और फॉर का रेफरेंस मैंने बता दिया। फ्रॉम तो ताल्लुक जाहिर कर रहा होता है, अनटिल यानी तब तक, तब से या तब जो होता है, तो फॉर अ लॉन्ग वाइल है, तो यहाँ पे फॉर आएगा, अनटिल नहीं आएगा, अनटिल अ लॉन्ग वाइल नहीं आएगा। ठीक है। द पार्लियामेंट इन्वेस्टेड द न्यू ऑर्गेनाइजेशन डैश जुडिशियल अथॉरिटी बाय, जुडिशियल अथॉरिटी, पार्लियामेंट ने इन्वेस्ट किया है न्यू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बाय उसको अलाउइंग द, उसको अथॉरिटी दे दी उन्होंने, जुडिशियल अथॉरिटी दे दी, यानी उसके पास कानूनी इख्तियारात जो है वो आपने उसको दे दिए हैं। सो विद जुडिशियल अथॉरिटी, यानी किसी को कोई चीज़ आपने अलॉट की है, सो विद जुडिशियल अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 45, ओइंग टू द पावर कट इन द एरिया, बिजली जाने की वजह से हमारे एरिया में फैक्ट्रीज आर बीइंग फोर्स्ड टू डैश मैन, थ्रो अवे, सेंड ऑफ, पुट ऑफ, ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको टेम्परेरीली या परमानेंटली अपने प्रोजेक्ट से रोक देते हैं, या आप उनको काम करने से, बुलाने से मना कर देते हैं कि अभी रिसेशन चल रही है, या अभी हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है, या अभी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो ले ऑफ करने का मतलब होता है कि टेम्परेरीली या परमानेंटली किसी को किसी जॉब से निकाल देना। सो ले ऑफ करने का मतलब ये होता है कि आप अपने नंबर ऑफ पीपल वर्किंग को, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स को कम कर दो, ले ऑफ कर देना कहलाता है। सो थ्रो अवे तो फेंक देना, बाहर फेंक देना। सेंड ऑफ का मतलब होता है कहीं और जगह भेज देना। पुट ऑफ, पुट ऑफ तो आप किसी लाइट को पुट ऑफ कर सकते हो, किसी और चीज़ को आप पुट ऑफ कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। सो ले ऑफ इज द वर्ड, इज द करेक्ट वर्ड हेयर। ये यूज होता है कि जब भी आप वर्कर्स को निकाल देते हैं या आप अपनी डाउन साइजिंग करते हैं। डाउन साइजिंग का मतलब क्या है कि इफ आई एम रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आई थिंक कि जी ये 100 एम्प्लॉयज हैं एंड दिस वर्क कैन बी इजिली मैनेज्ड बाय 60 वर्कर्स से ये कंपनी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन रन हो सकती है। सो 40, आई हैव लेड ऑफ 40 पीपल। सो 40% ऑफ लोगों को मैंने ले ऑफ कर दिया, निकाल लिया, ताकि मैं सस्टेन कर सकूं ऑर्गेनाइजेशन को। सो ले ऑफ जॉब से निकाल देने के मीनिंग में यूज होता है। मैन मस्ट डैश टू स्टॉप पोल्यूशन, बहुत ईजी है, एक्ट टू स्टॉप पोल्यूशन, तो यहाँ पे एक्ट आ जाएगा। सो इंसान को पोल्यूशन रोकने के लिए एक्ट करना चाहिए। ही वॉज सेंट टू द प्रिजन फॉर हिज सिन, वाइस, क्राइम या गिल्ट। देखिए, प्रिजन जो है वो किसी को क्राइम के लिए भेजा जाता है, ठीक है ना। तो जो जुर्म करता है, तो क्राइम की वजह से भेजा जाता है, गिल्ट की वजह से नहीं भेजा जाता कि बाद में उसको गिल्टी फील हो रहा है। वाइसेस, यस, बुराइयों को कहते हैं, जो माशरे के अंदर बुराइयां हो रही होती हैं उनको आप कहते हैं, ठीक है, जो बुराइयां जो माशरे के अंदर, उनको वाइसेस कहते हैं। सिन आप गुनाहों को कहते हैं। सो गुनाहों की सजा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं, या सम टाइम्स लाइफ के अंदर खुद ही इंसान को उसकी हरकतों की सजा मिल जाती है। बट क्राइम के लिए किसी को पनिश किया जाता है तो जेल भेजा जाता है थ्रू अ जुडिशियल प्रोसेस, तो वो क्राइम वहाँ पे करेक्ट वर्ड बनता है। द आंसर वॉज रिटन डैश, ब्लू इंक, विद ब्लू इंक, बाय ब्लू इंक, इन ब्लू इंक, ऑन ब्लू इंक। सो द आंसर वॉज रिटन इन ब्लू इंक, तो जवाब जो है वो ब्लू इंक में लिखा हुआ है। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि जी ऑन दिस बुक यू कैन सी दैट द क्वेश्चंस आर रिटन इन ब्लैक वेयर एज द आंसर्स आर रिटन इन ब्लू इंक, राइट। सो इन ब्लू इंक को, जिनको ब्लू कलर की इंक के अंदर जो है वो मेंशन किया गया, दोज आर आंसर्स। मैनी डैड डिसीजन आर टेकन एट द मीनिंग, हेक्टिक, हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल, हिस्टोनिक। सो हेक्टिक होगा, हिस्टोरिक होगा। हेक्टिक होता है कि जब आपके लिए बहुत ज़्यादा थक जाते हैं किसी चीज़ के बारे में। हिस्टोरिक क्या होगा कि हिस्टोरिक का मतलब ये है कि आप जो है हिस्टोरिक डिसीजन, बड़े तारीखी डिसीजन जो है ना आप लेते हैं, और वो तारीखी डिसीजन जो है वो इस मीटिंग के अंदर लिए गए, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए आगे जाके इम्पोर्टेंस रखेंगे, राइट। दोज हु प्रोजेस्ट इन द एंडेवर एट लॉन्ग लास्ट ट्रम्प डैश द ऑर्ड्स ऑफ लाइफ। प्रोजेस्ट का मतलब क्या, मैंने बताया ना कि मुखालफत के बावजूद आप किसी चीज़ को कर रहे हों। ट्रम्प कहते हैं विक्ट्री को, यानी कामयाबी को, जीत को, ठीक है। तो वो लोग जो प्रोजेस्टेंस से काम करते हैं इन द एंडेवर,
ठीक है, अपने टास्क में। एंडेवर क्या होते हैं? जो फ्यूचर आपके प्लान्स होते हैं। तो मुखालफत के बावजूद जो अपने प्लान्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इन द लॉन्ग एट लॉन्ग लास्ट विक्ट्री डैश द ऑड्स ऑफ लाइफ ओवर ऑन, तो यस ओवर द ऑड्स ऑफ लाइफ, सो वो ज़िंदगी के जो ऑड्स हैं उनको ओवरकम कर लेते हैं, और विक्ट्री जो है या कामयाबी जो है वो उनका मुकद्दर जो है वो बन जाती है। सो दीज वर ऑल फ्रॉम द correct form of verbs. So in the next lecture, we'll be solving synonyms, antonyms, analogies and other those things जो कि हमारे पेपर के अंदर जो हैं वो included हैं. Like, comment, and subscribe.